हमारे जो ऐतिहासिक स्मारक हैं उस पे अगर आप हानि पहुंचाएंगे, किसी को चोट लग जाती है, मान लीजिए जो उस प्रोटेस्ट में शामिल है या नहीं भी है, उसको अगर किसी तरीके से आपके आंदोलन से उसको चोट पहुंचती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आंदोलन हमेशा अंदर ही अंदर आक्रोशित रहता है, वो दुखी होता है तब वो आंदोलन करता है, लेकिन आपको एक दायरे में रहना है, आपको अपने सीमा में रह करके आंदोलन करना है। और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कोई भी भारत का कोई भी राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी विधायक या कोई भी सांसद या कहीं भी कोई ऐसा कोई नियम बनेगा जो कि आपके इस शांति धरना या शांति आंदोलन या शांति प्रिय जो मतलब शांति तरीके से अगर आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एवन न्यूज़ और मैं विवेक रंजन। मेरे साथ अभी पीसीएस के स्मृति ऐश्वर्या जी जो पीसीएस की तैयारी करवाते हैं झारखंड में, जो कि एक एसएससी है, एसएससी का एक पार्ट बिहार में भी है, बीपीएससी जिस तरीके से वहाँ पे जेएसएससी होता है। तो ऐसे में लेकर ये इनसे बात करेंगे कि बहुत सारे मुद्दा है जो बेरोजगारी का कहे जाए तो बेरोजगारी का मुद्दा है। बच्चे लोग फॉर्म फिलअप करते हैं लेकिन उनका कुछ ना कुछ कारणवश से रिजेक्ट हो जाता है, तो कभी उनका इंटरव्यू में रिजेक्ट होता है। ऐसे में लेकर इन्हीं से बात करते हैं। अब बताइए, बच्चे लोग जब फॉर्म, तो अब कोई बाहर लोग आते हैं पढ़ने के लिए भी, बच्चे लोग तो जैसे कोई अदर डिस्ट्रिक्ट का है, पटना हो या झारखंड हो या दिल्ली में जाकर पढ़ाई करते हैं, उनको इस तरीके से फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनको रिजेक्ट होता है, तो उनका निराशा का सामना करना पड़ता है। जी, बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाए। मेरा नाम स्मृति ऐश्वर्या और मैं पीसीएस की तैयारी अपने चैनल के माध्यम से कराती हूँ और अक्सर मैं छात्रों के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी में कनेक्ट रहती हूँ। तो उनकी जो समस्या होती है उससे हर एक दिन, चाहे वो मेरे समस्या के साथ वो जुड़ा हुआ हो या ना हो, लेकिन उनकी समस्या जो होती है वो मेरी समस्या होती है। इसलिए इस टॉपिक के साथ मैं बहुत गहराई के साथ जुड़ी हुई हूँ। छात्रों की जो अभी जो समस्या है, जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है पूरे भारत में, वो है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगार उसको कहते हैं जो कि इच्छा रखते हैं नौकरी करने की और मतलब कोई काम करने की, और उनको काम मिलता नहीं है उनके क्षमता के आधार पे। और इसकी संख्या दिन प्रतिदिन पूरे भारत में बढ़ते जा रही है। और इसके लिए सरकार के तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनके तरफ से टाइम टू टाइम बहुत सारी वैकेंसी निकाली जाती है समय समय पे। और ये आज से नहीं हो रहे, कई वर्षों से यही चला आ रहा है, यही नियम है कि आप वैकेंसी निकालते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से हो, राज्य सरकार की तरफ से हो। और छात्र जो होते हैं वो पूरे विश्वास के साथ आंख बंद करके उसके फॉर्म को फिल करते हैं, क्योंकि उनको पूरा विश्वास होता है कि सरकार की तरफ से वैकेंसी लाई गई है, तो या फिर सरकार के बातों पर भी वो बहुत विश्वास करते हैं। हाँ, अगर हम लोग कोई बात बोलते हैं तो उस पर उन लोगों का विश्वास थोड़ा कम होगा, लेकिन जब सरकार कहती है उनके बातों पर उनको बहुत ज़्यादा भरोसा होता है और आंख बंद करके वो वैकेंसी को फिल करते हैं अगर उनकी योग्यता रहती है। तो उसके बाद क्या होता है कि फॉर्म तो फिल कर लिए जाते हैं, परीक्षा ले ली जाती है, अंतिम समय में अगर उनको ये सूचना दी जाती है, और इस प्रक्रिया में 4 से 5 साल लग जाते हैं, और अंतिम समय में उनको ये सूचना दी जाती है कि आपकी वैकेंसी या आपके विज्ञापन को रद्द कर दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि छात्रों की मनोदशा क्या होगी वैसे समय में। क्योंकि ये सिर्फ वैकेंसी रद्द करने की बात नहीं है। 5 साल तक बच्चे, चाहे वो बिहार के बच्चे हों तो वो पटना में आते हैं, रहते हैं, या दिल्ली चले जाते हैं पढ़ने के लिए। एक छोटा सा कमरा लेते हैं जो कि बहुत महंगा होता है, रहना, खाना, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना, आना जाना, ये सब सारे खर्च तो रहते ही हैं। और साथ ही साथ एक परिवार का प्रेशर भी रहता है और जीवन का भी एक दबाव रहता है कि एक सही समय पे आपको सही काम करने हैं तो जीवन सही दिशा में जाती है। ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं जो विज्ञापन रद्द होता है। तो और जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसके जो पैसे होते हैं, मेरे बहुत सारे मित्र होते हैं जो कि 1000 रुपये, 700, 800 जो खर्च किए जाते हैं फॉर्म भरने में, उतने भी देने में वो सक्षम नहीं होते हैं। लेकिन वो कहीं पड़ोसी से मांगते हैं या फिर उनकी स्थिति वैसे बहुत दयनीय होती है, फिर भी वो फॉर्म फिल करते हैं। ये सारे पैसे का हिसाब कौन देता है? जब एसएससी के बारे में बताइए। एसएससी का तो 100 रुपये फीस है उसका, फॉर्म का, कोई भी फॉर्म का 100 रुपये फीस है। अगर जो बच्चा जो कहें कि आप बाहर में रहकर पढ़ाई करता है उसका रिजेक्ट होता है तो 100 रुपये के लिए तो छोड़ दीजिए, और उस तरीके से निराशा हो जाता है। कहीं एग्ज़ाम देने जाता है तो एग्ज़ाम कहीं सेंटर पे 2 मिनट पहले गया तो सेंटर पे एंट्री नहीं होता है।
देखिए, जो वैकेंसी लाई जा रही है और आज के समय में ये बहुत ज़्यादा मिलने मतलब अधिक इसका कंप्लेन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आप या तो नियुक्ति प्रक्रिया सही तरीके से ले नहीं रहे हैं, एग्ज़ाम में धांधली हो रही है, उसके आधार पे परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है, या फिर आपने जो वैकेंसी निकाली है उसमें पारदर्शिता आपने भरती नहीं। और आज के समय में छात्र इतने मूर्ख नहीं है कि आप जो बोल देंगे और हम लोग वही सुन लेंगे। हाँ, सरकार पर विश्वास होती है, लेकिन हम लोग भी जो है अपने आंखों को खोल के रखते हैं। जो पारदर्शिता जितनी होनी चाहिए एक सरकारी नौकरी में बहाली का, वो पारदर्शिता नहीं बरती जाती है, इसीलिए सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। आप ट्रांसपेरेंसी रखिए, आप वैकेंसी आप फॉर्म फिल करवाइए, आपने जो नियम लगाया है उस फॉर्म को भरने में, अगर छात्र उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो आप उसको रिजेक्ट कीजिए, अगर वो योग्यता नहीं रखते हैं तो आप उसको रिजेक्ट कीजिए, लेकिन आप पारदर्शिता बरतिएगा तो ही शांति बनी रहेगी। और छात्र भी जो हैं वो मेंटल रूप से वो प्रिपेयर रहेंगे कि नहीं, वो सरकारी नौकरी में अगर तैयारी कर रहे हैं तो भविष्य उनका उज्जवल होने वाला है। अच्छा, कोरोना की बात है, ये कोरोना में तो बच्चे लोग की पढ़ाई नहीं हो रहा था, ऑनलाइन ही एक माध्यम था। ऑनलाइन में अब बच्चे लोग के पढ़ाई जो आपका तो ऑनलाइन ही चलता है और आपका एक पब्लिकेशन है, तो बच्चे लोग को किस तरीके से आप पढ़ाई करवा रहे थे? देखिए, मैं तो ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ और मैं कोरोना काल के बहुत पहले से लगभग 3 सालों से मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। तो मैं इसकी क्या खूबी है और क्या मेरिट और क्या डिमेरिट, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। जो कोरोना पीरियड जो आया और ऐसे समय में जो इंस्टीट्यूट सारे बंद हो गए, तो जो छात्र जो घर वापस आ गए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी थी नहीं कि वो इंस्टीट्यूट में उस पीरियड में भी वो पैसा दे सकें, जो कोरोना पीरियड जिसको कहते हैं अभी भी वो चल रहा है, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो अब खुलने भी लगे हैं और रहना खाना वो संभव नहीं हो पाता, तो वो अपने गांव घर वापस आ गए। ऐसे समय में भी उनको उनकी तैयारियों से जोड़ के रखने में ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है इसने काफ़ी सहारा दिया है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप सभी जो भी छात्र जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, अगर आपको पढ़ने का सुविधाजनक तरीके से आप को एक प्लेटफॉर्म मिला है तो आप उसका फ़ायदा लिए भी होंगे और आने वाले समय में आप लेंगे भी। अच्छा, जैसे सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया पे तो कोरोना में कहे तो बच्चा उसका डिसएडवांटेज भी और कहे एडवांटेज भी का फ़ायदा हुआ था। डिसएडवांटेज में भी बहुत सारे ऐसा अनर्गल बातों का भी लोग प्रयोग किया होगा। अब एक आपको बताते हैं, बिहार में आप बिहार से रहे हैं, तो बिहार में अगर जो कर रहे हैं जॉब के लेकर, अगर बच्चा लोग सोशल मीडिया पे किसी नेता के प्रति या कुछ के प्रति लिखेगा तब उसके ऊपर कंप्लेन होगा, कोई सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा, ऐसा सरकार का अध्यादेश आया है। जी, ऐसे मुझे बहुत कुछ जानकारी इस अध्यादेश के बारे में तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सारे जो नीति के निर्माता जो होते हैं ना, वो एक आईएएस अधिकारी एक या फिर उस तरीके के पद के या सचिव वर्ग के लोग होते हैं। उनके तरफ से इतनी बड़ी गलती तो नहीं की जाएगी कि अगर आप अपने प्रश्न जो हैं, अगर आप अपने मुख्यमंत्री से पूछते हैं या फिर अपने विधायक से या सांसद से अगर अपने प्रश्न सही तरीके से रखते हैं, देखिए तरीका भी सही होना चाहिए। हम लोग भी ट्वीट करते हैं गवर्नमेंट को, हम लोग हर एक शब्द पे ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए जिससे कि कोई समुदाय को या किसी कम्युनिटी को, किसी वर्ग को ठेस पहुँचे। और केवल यही नहीं, किसी ट्वीट में नहीं या किसी एप्लीकेशन में नहीं, आपको हर एक जगह में अपने जीवन में अपने व्यवहार में इसको उतारना चाहिए। आप उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जिससे किसी को आहत ना हो, कोई किसी को तकलीफ ना हो। तो अगर आप इस तरीके के शब्द से मतलब प्रयोग करके, जो कि आपके सही में आपके प्रश्न हैं जो आप जानना चाहते हैं सरकार से, अगर आप वैसे प्रश्न रखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि भारत के किसी भी कोने में कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके का अध्यादेश लाएगा जिससे कि छात्रों को परेशानी होगी या छात्र अपने प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। आर्टिकल 90 में तो सबको फ्रीडम है प्रदर्शन करने का, प्रदर्शन पे भी आया, आप लोग उनका पढ़ेंगे। अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी की ही बात कर ले, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कोई लोग काम करते हैं तो उनको ठेकेदारी नहीं दिया जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, मैटर सिर्फ यही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर आप किसी तरीके का आंदोलन कर रहे हैं, अभी आप जैसे देख रहे होंगे आंदोलन हर जगह, हर एक वर्ग के लोग आंदोलनरत हैं, चाहे वो आज किसान हो या छात्र हो। हम लोग भी जो हैं वो जेएसएससी और जेपीएससी से काफ़ी जुड़े हुए हैं। जेएसएससी के जो छात्र हैं या झारखंड के जो शिक्षक वर्ग के जो छात्र हैं जो शिक्षक की तैयारी करते हैं, उन्होंने उस एग्ज़ाम को क्लियर किया और फाइनल उनकी नियुक्ति हुई नहीं, तो उसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। शांति तरीके से एक धरना प्रदर्शन होता है,
एक कैंप लगा है, आराम से वहाँ सारे लोग शांति से बैठे हुए हैं, चाहे वो कहीं भी हों। अगर आप शांति तरीके से बिना किसी सरकारी कोई सार्वजनिक जो जगह है आप उसको क्षति नहीं पहुँचाइए, कोई उस तरीके का बात नहीं कीजिए जिससे अशांति फैले। अशांति नहीं फैलाना है, शांति तरीके से आप अपने बात को रखिए। जिस तरीके से क्या गांधी जी ने इसी अहिंसा और इसी आंदोलन और इसी सत्याग्रह से ही ना भारत को आज़ाद कराया था। अब वो गांधी जी का जमाना नहीं रहा है ये ना। जमाना अभी भी हम लोग गांधी दर्शन को फॉलो करते हैं, और जब भारत में अगर कोई नियम बनता भी है ना तो गांधी दर्शन को ध्यान में रखकर ही लोक कल्याणकारी राज्य के लिए कोई नियम बनता है। तो हमारे यहाँ भी वो नियम फॉलो किया जाता है। आर्टिकल 19 में ज़रूर कहा गया है कि आप कर सकते हैं शांति तरीके से, लेकिन आप किसी को हानि पहुँचाएंगे, हमारे जो ऐतिहासिक स्मारक हैं उस पे अगर आप हानि पहुंचाएंगे, किसी को चोट लग जाती है, मान लीजिए जो उस प्रोटेस्ट में शामिल है या नहीं भी है, उसको अगर किसी तरीके से आपके आंदोलन से उसको चोट पहुंचती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आंदोलन हमेशा अंदर ही अंदर आक्रोशित रहता है, वो दुखी होता है तब वो आंदोलन करता है, लेकिन आपको एक दायरे में रहना है, आपको अपने सीमा में रह करके आंदोलन करना है। और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कोई भी भारत का कोई भी राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी विधायक या कोई भी सांसद या कहीं भी कोई ऐसा कोई नियम बनेगा जो कि आपके इस शांति धरना या शांति आंदोलन या शांति प्रिय जो मतलब शांति तरीके से अगर आप कोई आंदोलन कर रहे हैं तो उसको कोई रोकेगा, और आपकी बात को मानी भी जाती है। और ऐसा नहीं है कि आंदोलन से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बहुत फ़ायदा होता है। आपने एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, भारत आज़ाद हुआ इसी आंदोलन से, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? आप भारत आज़ाद की बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है। आप पॉलिटिक्स के रिलेटेड से आपको नहीं पूछेगा, आप टीचर हैं तो जानते हैं, टीचर है, राजनीतिक से पूरी रहते हैं। कोई राजनीति नहीं होता है, और राजनीतिक होता नहीं है, राजनीतिक भी करते भी हैं शिक्षक लोग, कुछ लोग हैं। सबसे ज़्यादा जानकारी उन्हीं को रहता है। मेरे से ये अभी जो आप कह रहे हैं कि अभी जो किसान बिल है, किसान बिल को लेकर लोग डटे हुए हैं, वहाँ पे कितने दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन उस पर कोई मसला नहीं सुलझा। आपने दिया कि देश भी इसी तरीके से आज़ाद हुआ था, तो किसान बिल वाले में देख रहे किसी को खालिस्तानी बोला जा रहा है, तो कोई भी कुछ बोला जा रहा है। पत्रकार अगर किसान के सपोर्ट में आते हैं तो पत्रकार पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो रहा है। आपने तरीका मैं इस पे तो आप किसान आंदोलन पे ले गए बेरोजगारी से, जो कि बिल्कुल भी इस पे मसला अपने टॉपिक उठाया इसलिए हम पूछ रहे हैं। देखिए, अगर भारत सरकार ने कोई कानून बनाई है, तो अगर कोई भी राज्य सरकार या भारत सरकार अगर कानून बनाता है तो आज के समय में जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि आंख बंद करके किसी चीज़ पे विश्वास कर लें। मैंने भी बोला कि अगर मैं कोई भी बात रखती हूँ अपना, तो हो सकता है कि आप मतलब उसको माने या आप ना भी माने, आप उससे मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही कोई भी नियम कानून बनता है तो कुछ लोगों को वो सही लगता है और कुछ लोगों को गलत भी लगता है। तो वही चीज़ है यहाँ भी, अगर कुछ लोगों के लिए सही भी है तो कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हमारे विरोध में इस तरीके की बिल आई है। तो देखिए, अभी ये सारी चीज़ ना अभी प्रोसेस में है, और सरकार और किसान के बीच का ये मैटर है, और बहुत ही जल्द ये सारी चीज़ें सुलझ जाएं।